नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो भी जो मेरी पहले की वीडियो डाली गई है उनकी तरह आपको पसंद आएगी। जैसा कि हमारी पॉलिटिकल साइंस क्लास +2 की जो सीरीज चल रही है उसमें ऑलरेडी हम कुछ चैप्टर कवर कर चुके हैं और कुछ चैप्टर हम कवर करेंगे अभी। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो ऑलरेडी हमने फिनिश किया था कि जो दो ध्रुवीयता थी मीन्स यूएसए और यूएसएसआर जो था उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या थे। मीन्स चाहे हम कांगो क्राइसिस की बात करें, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की बात करें या फिर कुछ दूसरी घटनाओं को लेकर उनके बीच जो समस्याएं थी उनको हमने डिस्कस किया। आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है चैलेंजेस टू दी बाइपोलैरिटी। मीन्स जो यूएसए और यूएसएसआर है क्या उनके लिए और समस्याएं थी, ये कौन कौन सी चुनौतियां थी जो उनके सामने थी और कौन से ऐसे कंट्रीज थे, कौन से ऐसे ग्रुप थे, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन दोनों के लिए चुनौतियां बन सकते थे। तो अभी तक हम डिस्कस जो कर चुके हैं उसी के बेस पे इसका फर्स्ट पॉइंट है द टू ब्लॉक यूएसए एंड यूएसएसआर। मीन्स पूरी दुनिया सेकेंड कोल्ड वॉर के बाद दो भागों में विभाजित हो चुकी थी। वन इज यूएसए ग्रुप, इसे कैपिटलिस्ट ग्रुप भी कहा गया। सेकेंड वन इज यूएसएसआर ग्रुप मीन्स कम्युनिज्म ग्रुप, जो कि बनाया गया सोवियत संघ के द्वारा, और यूएसए ग्रुप जो था वो बनाया गया अमेरिका के द्वारा। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच लगातार टेंशन थी, लगातार कंपटीशन था एक तरीके का। और जो कंपटीशन था वो इस बात को लेकर था कि हु इज पावरफुल, हु इज सुप्रीम, अच्छा कौन है, पावरफुल कौन है। अब देखिए ये दोनों ग्रुप तो थे ही, इसके अलावा 1950 के बाद 1950 के बाद कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो किसी ना किसी देश के गुलाम थे। चाहे हम बात करें एशिया कंटिनेंट की, चाहे हम बात करें अफ्रीकन कंटिनेंट की, चाहे हम बात करें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की। तो वो देश आज़ाद हुए और जैसे ही देश आज़ाद हुए उन्होंने भी अपने एक अलग तरीके की जो आइडियोलॉजी थी, अपने अलग तरीके के जो विचार थे वो दुनिया के सामने लेकर आए। थर्ड ब्लॉक एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। मीन्स दो ग्रुप में तो दुनिया बटी हुई थी, बट 1950 के बाद कुछ कंट्रीज जो आज़ाद हुए, चाहे वो ब्रिटेन से आज़ाद हो रहे थे चाहे किसी और देश से, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और जो ग्रुप बनाया गया उसे थर्ड ब्लॉक कहा गया। क्या कहा गया उसे? थर्ड ब्लॉक। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि पहले दो ब्लॉक कौन से हैं। तो यूएसए का जो ग्रुप बना, यूएसए का जो ब्लॉक बना उसे वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लॉक कहा गया या पहला ग्रुप कहा गया। सेकंड जो ग्रुप बना वो बना यूएसएसआर का, जिसे सेकंड ब्लॉक कहा गया। हालांकि यूएसए को पहली दुनिया के देश कहा जाता है, यूएसएसआर का जो ग्रुप था उसे दूसरे दुनिया के देश कहा जाता है, और इसके बाद में जो थर्ड ग्रुप बना उसे तीसरी दुनिया के देशों के नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है। अभी तक जितना कुछ हमने किया वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज था यूएसए के ऊपर और यूएसएसआर के ऊपर। अब देखिए जैसे जैसे उनके बीच रिवाइवलरीज थी, दुश्मनी थी, उसके बीच एक नया नाम दिखाई दिया, दैट इज नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? देखिए
जो भारत था वो 1947 में आजाद हुआ और इसके जो फर्स्ट पीएम थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जो करैक्टर था वो एक क्रिज्मेटिक करैक्टर था। मीन्स आज़ादी से पहले भी उनके जो कंट्रीज से अलग अलग उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे और उन्हीं रिलेशन की वजह से दुनिया के कुछ पॉपुलर जो लीडर थे वो एक साथ आए, उनके बीच बातचीत हुई, उनके बीच मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स में एक कॉमन पॉइंट देखने को मिला, दैट इज स्टे अवे फ्रॉम द टू ब्लॉक्स। मीन्स दुनिया के जो ग्रुप हैं उनसे अलग रहा जाए, उनसे अलग रह के भी डेवलपमेंट की जा सकती है। तो उनमें जो बेसिकली जो अगर नाम की बात करूं तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे, वन इज फ्रॉम इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाम आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं बिकॉज यही नाम आपको आगे गिनवाए जाएंगे कि जो नेम था उसके जो फाउंडर जो कंट्रीज थे वो कौन कौन से थे। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो नेम है उसके फाउंडर कंट्री कौन कौन से हैं, तो उसमें सिर्फ हमें देशों का नाम मेंशन करना होता है, देशों का नाम हमें लिखना होता है। और कुछ बार इवन तक ये भी पूछा जाता है कि जो फाउंडर कंट्रीज जो थे उनके जो लीडर्स थे उनके नाम बताइए। तो दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो पिछले बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, चाहे वो पूछ लिया जाए नेम की स्पेलिंग के बारे में कि नेम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, या फिर पूछ लिया जाए इसके फाउंडर्स के बारे में। अब देखिए हुआ क्या, 1950s के आसपास ही इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गुलाम अब्दुल नासिर और युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, ये तीनों ही लोग इकट्ठे हुए, इनके बीच मीटिंग्स हुई और जब मीटिंग हुई उस मीटिंग में एक कॉमन पॉइंट निकल के आया कि क्यों ना दुनिया के जो 2 ब्लॉक हैं उनसे दूरी बनाई जाए। और लगातार उनके बीच वार्तालाप होता रहा, डिस्कशन होता रहा, मीटिंग्स होती रही और धीरे धीरे इन तीनों के बीच जो नजदीकियां थी वो बढ़ती चली गई। सो इनके बीच 1956 में, ईयर आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज 1956 में इनके बीच एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 2 और लोग थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया। एक थे घाना के वामे एनक्रूमा और इंडोनेशिया के सुकर्नो। आप इन 5 ही नामों को बड़े अच्छे से देख लीजिए, बड़े अच्छे ढंग से इनको याद कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर चाहे भी आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप आईएएस का एग्जाम देंगे तो भी ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब देखिए इनकी मीटिंग हुई और मीटिंग जो हुई उसमें एक कॉमन सा एजेंडा सामने आया, दैट इज कि जो दुनिया के 2 ब्लॉक्स हैं उनसे हमें दूरी बनाकर रखनी है, उनसे हमें दूर रहना है। एक बार फिर से ये नाम मैं रिपीट कर देता हूँ, इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से गुलाम अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया से आप टिटो याद रख लें, वो बहुत रहेगा आपके लिए, जोसेफ ब्रोज टिटो की आपकी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ घाना से वामे एनक्रोमा और इंडोनेशिया से सुकर्नो, ये 5 व्यक्तियों के नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पूछा भी गया है। अब देखिए जो उनके बीच मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद भी कुछ मीटिंग्स और की गई और जो सबसे खास मीटिंग हुई वो हुई 1961 की जो मीटिंग थी, दैट इज बेलग्रेड जो मीटिंग थी, बेलग्रेड जो समिट थी वो। इस मीटिंग को ही जो नेम जो ग्रुप है नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसकी पहली मीटिंग माना जाता है, उसकी फर्स्ट मीटिंग माना जाता है। अब ये जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारी बातों पे डिस्कशन हुआ, बट उनमें से जो 3 बातें मुख्य थी, 3 जो पॉइंट्स जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन
कर दिया है। पहला है कोऑपरेशन, मींस पांचों देश जो थे उनका एक एजेंडा तैयार हुआ और उस एजेंडा में एक बात रखी गई कि अगर पांचों कंट्रीज को किसी भी एरिया में कोई भी जरूरत महसूस होती है, चाहे वो इकोनॉमिक एरिया है, चाहे वो सोशल एरिया है, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया है, वो हर किसी एरिया में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इन तीनों को भी याद रखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पांचों कंट्रीज के लीडर्स के नाम। सेकंड है कि टू रिड्यूस कोल्ड वॉर, मींस कि जो यूएसए और यूएसएस जो आर है, इन दोनों के बीच जो टेंशन है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसको लेकर भी नेम जो ग्रुप है उसके लीडर्स काम करेंगे। इसके साथ साथ तीसरी जो बात थी कि जिस तरीके से इंडिया आज़ाद हुआ, जिस तरीके से श्रीलंका आज़ाद हुआ, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश, अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना आज़ाद हुआ, मीन्स जो भी देश आज़ाद हो रहा है उन्हें इन दोनों ब्लॉक से दूर रहने के लिए एडवाइस करना और किसी भी तरीके से मीन्स कि उनके साथ बातचीत करके अपने साथ लेकर आना। नहीं तो हुआ ये कि 1960 के अंदर अगर बात करूं तो एक अच्छी घटना देखने को मिली, एक अच्छा इवेंट देखने को मिला। वो था कि दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर अफ्रीकन जो कंट्रीज थे जो आज़ाद हुए उनमें से 16 देशों ने यूएनओ को ज्वाइन किया और इन कंट्रीज के यूएनओ के को ज्वाइन करने के पीछे जो बहुत बड़ा जो योगदान रहा, एक बड़े एफर्ट्स रहे, वो रहे नेम कंट्रीज के। मींस उन्होंने कहीं ना कहीं वो प्रमोट कर रहे थे यूएनओ को कि यूएनओ की भी संख्या है वो बढ़नी चाहिए, बिकॉज यूएनओ है वो पूरी दुनिया में पीस कीपिंग ऑपरेशंस को लेकर काम करता है, दुनिया के बीच जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर काम करता है। अब देखिए पहली जो मीटिंग हुई उसके रिगार्डिंग एक दो पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली जो मीटिंग हुई उसको अटेंड करने वाले जो कंट्री थे उनकी नंबरिंग थी टोटल 25। मींस इंडिया के साथ अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करूं तो टोटल 25 देशों ने इस मीटिंग को अटेंड किया और इन 25 देशों ने ये डिस्कशन करने के बाद में ये पाया कि जो एम होगा, जो लक्ष्य होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा इन कंट्रीज का या नेम ग्रुप का, वो होगा टू स्टे अवे फ्रॉम दी अलायंसेस। मींस कि ये कंट्रीज जो नेम ग्रुप में हैं वो ना तो यूएसए में मिलेंगी और ना ही मिलेंगे वो यूएसएसआर में। इन दोनों से अलग रहते हुए वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको समझेंगे और अपनी डेवलपमेंट करेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं यूएसए की कि यूएसए ने कोल्ड वॉर की शुरुआत क्यों की, इवन तक की अगर मैं बात करूं 1787 में जो यूएसए था उसने स्ट्रगल करना शुरू किया अपनी आज़ादी के लिए और वो आज़ाद हो भी गया। आज़ाद होने से लेकर लगभग अगर मैं बात करूं 1914 की, मींस ये एक ऐसा ईयर था जब दुनिया के सामने पहला विश्व युद्ध दिखाई दिया। इस टाइम तक अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट थी किसी भी बड़े मुद्दे में नहीं थी। अमेरिका ने किसी भी बड़े लेवल के जो इश्यूज थे उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया। और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर सेकंड की, तो उसका तो पूरा का पूरा जो रिजल्ट था उसे तय करने का काम किया यूएसए ने। और इसी के बाद मींस 1945 के बाद में ही अमेरिका और यूएसएसआर के बीच शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। अब देखिए एक बड़ा टाइम था 1914 से अगर बात करें या 1787 से लेकर 1914 के बीच कि अमेरिका ने किसी भी दुनिया के बड़े फैसले में अपना कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं की, अपना इंटरफेयर नहीं किया।
तब तक अमेरिका ने क्या किया, अपने आप को दूरी बनाकर रखी दुनिया के अलग अलग इश्यूज से। अब देखिए, बात हम कर रहे थे नेम की, तो नेम का जो मेन जो मोटो था कि पूरी दुनिया के देशों से जो ग्रुप है उनसे अलग रहना, और गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि दोनों गुटों से अलग रहना, बट ये इसका रियल मीनिंग नहीं है। हो सकता है कि कोई किसी भी गुट को ज्वाइन करे, बट इसका अर्थ लिया जाता है कि जो यूएसए है और जो यूएसएसआर है, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है हम उससे दूर रहेंगे, हम उसके अंदर हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है उसे शो नहीं करेंगे। जैसा कि नीचे मैंने लाइन लिख भी रखी है, न्यूट्रलिटी रेफर टू द प्रिंसली टू ए पॉलिसी ऑफ द स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। अब देखिए, चाहे हम बात करें किसी भी कंट्रीज की, चाहे इंडिया की बात करें या किसी और देश की बात करें, सबने ये कोशिश की कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच जो टेंशन है उसे कम किया जाए, चाहे वो बातचीत के जरिए कम किया जाए या फिर किसी अदर तरीके से। अब इसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम निकला तो पूरी दुनिया के सामने नेम तो एक बड़ा ग्रुप बन के ही आया। इसके साथ साथ अगर बात करें ईयू की, इसके साथ साथ बात करें हम चाइना की, या फिर हम बात करें आसियान की, या फिर कुछ और ग्रुप्स की, तो वो ग्रुप्स भी एक चैलेंज के रूप में दिखाई दिए, कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर के लिए, कहीं ना कहीं यूएस पावर के लिए, कहीं ना कहीं यूएसएसआर पावर के लिए। तो दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, इसे लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूजफुल है उन बच्चों के लिए जो क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस में हैं, तो उन बच्चों तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।